नमस्कार, स्वागत। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर क्या निकले? देश में लगभग सभी राज्यों से यात्राओं की खबरें आने लगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल पड़े हैं। अगले महीने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर विकास यात्रा पर निकलेंगे। त्रिपुरा में 8 तारीख से बीजेपी की यात्रा, रथ यात्रा शुरू होगी। अमित शाह ने इसकी भूमिका बना दी है। इसी तरीके से राजस्थान, कर्नाटक में भी बीजेपी यात्राएं निकाल रही है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यात्राओं का एक जो इफेक्ट है, राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का जो इफेक्ट है, जो रिएक्शन है, वो यात्राओं के रूप में एक तरीके से नजर आने लगा है, कोई माने और चाहे ना माने। मंथन में आज इसी पर बात होगी कि वास्तव में इन रथ यात्राओं के जरिए क्या सारे दल 2024 का संधान करने की तैयारी कर रहे हैं? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नेता सत्ता से बाहर हुआ है या लंबे समय तक सत्ता से बाहर हुआ है और उसने, चाहे वो पैदल यात्रा हो चाहे रथ यात्रा हो, अगर उस नेता ने यात्रा की है अपने राज्य में, अपने देश में, तो निश्चित तौर पर उस नेता की छवि बदली है, उस नेता का कायाकल्प हुआ है और उसका दल भी उसे सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार करता रहा है। ये इतिहास गवाह है इस बात का। चाहे जिस यात्रा का आप जिक्र करें, यात्रा के बाद वो नेता बहुत बड़े कद का नेता वास्तव में हो गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई मायने में एक तरीके से राहुल गांधी की छवि बदलने वाली साबित हो रही है कि राहुल गांधी के बारे में एक परसेप्शन बदला और अब उन्हें कोई संत कह रहा है, कोई महान आत्मा कह रहा है, कोई उन्हें एक तरीके से तपस्वी कह रहा है, और कोई ऐसे वैसे लोग नहीं कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने कहा, जो आरएलडी के अध्यक्ष, वो कह रहे भाई तपस्वी हैं, इनकी इतनी यात्रा करके इनका स्वागत कीजिए। तो इस तरीके की चीजें हो रही। एक तस्वीर आज मुझे और दिखी, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोग बुलडोजर पर चढ़कर आए तो कांग्रेस ने कमेंट किया कि लग रहा है बुलडोजर में भी जो नफरत थी वो प्यार और मोहब्बत में बदल गई। ये तस्वीर दोबारा दिखाई जाए, हरियाणा की तस्वीर है, भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है और ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। इस तस्वीर में एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है और तस्वीर में लिखा है कि राहुल गांधी नेता नहीं महात्मा हैं, यही देश की आत्मा है। इस तरीके का परसेप्शन राहुल गांधी की छवि को लेकर बनने लगा है और ये केवल कांग्रेस के नेताओं या कार्यकर्ताओं में नहीं है, एक आम जनमानस भी इस तरीके का परसेप्शन बनने लगा है। भले ही ट्विटर पर सुबह से शाम तक, रात तक लोग पानी पी कर कांग्रेस को गालियां देते रहे, लेकिन एक परसेप्शन तो तय है। अभी तक ये कहा जा रहा था, भारत जोड़ो यात्रा पर तमाम लोग इस बात को लेकर कमेंट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि भाई जो नेता अपनी पार्टी नहीं बचा पाया, जो नेता अपनी पार्टी को जोड़ कर नहीं रख पाया, उसकी पार्टी खंड खंड टूट गई, नेता खंड खंड चले गए, वो नेता भारत क्या जोड़ेगा। एक कांग्रेस के लिए आज एक अच्छी खबर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस का जवाब भी है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के साथ बहुत सारे बड़े नेता, लगभग पूरी पीसीसी अध्यक्ष जी को छोड़कर, जो रसूल साहब हैं, विकार रसूल साहब, उनको छोड़कर पूरी की पूरी पीसीसी गुलाम नबी आजाद की पार्टी में चली गई थी और कांग्रेस लगातार गुलाम नबी आजाद को इस निशाने पर रखती रही है कि उनके बहुत करीबी संबंध नरेंद्र मोदी से हैं। हालांकि मैं बहुत इससे इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि गुलाम नबी आजाद का एक स्टेचर अलग है और अलग तरीके के वो नेता हैं, लेकिन ये जो सारे नेता, बहुत सारे बड़े बड़े नेता गए थे, वो आज 17 बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद की पार्टी में गया था, वो वापस
राहुल गांधी की यात्रा को कश्मीर पहुंचने में अभी 15 दिन बाकी है और ये 17 नेता वापस आ गए हैं कांग्रेस पार्टी में आज। इसकी घोषणा संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की। और इन नेताओं में बड़े महत्वपूर्ण नेता ताराचंद हैं, जो 2019 से लेकर 2014 तक, ताराचंद 2019 से लेकर 2014 तक वहां जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और इससे पहले वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दलितों की रहनुमाई करते हैं, दलित नेता हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ताराचंद समेत 17 नेता वापस कांग्रेस में आ गए हैं। इसको लेकर अपने आप में एक अलग तरीके से एक ये भी कहा जा सकता है कि अब बीजेपी ये नहीं कह सकती है, जो टूटी पार्टी है वो वापस आ रही है इस यात्रा के बाद। ये बड़ी बात है। ताराचंद को सुनिए उन्होंने क्या कहा वापसी करते हुए कांग्रेस में। हमने कांग्रेस के लिए ही, जहां तक जितने भी साथी हमारे बैठे हैं, हमारी पूरी उम्र जो है वो कांग्रेस में ही बीती है। हमने कांग्रेस के लिए ही काम किया है। बीच में हालात कुछ ऐसे बने कि जल्दबाजी में जज्बाती होके हमने कोई गलत कदम उठा लिया। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा गलत कदम हमने उठाया। जिस पार्टी ने ताराचंद जैसे एक गरीब आदमी को, गांव के रहने वाले को टिकट दिया, एमएलए बना, सीएलपी लीडर बनाया, एक पहचान दी। दूसरी दफा मैं जीता तो 6 साल स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली का रहा। ये भी पार्टी की दी हुई पहचान थी। श्रीमती मैडम सोनिया जी ने मुझे खुद बुला के कहा था कि मैं आपको स्पीकर बना रही हूं और 6 साल के लिए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा। ये भी कांग्रेस की देन थी। मैं समझता हूं कि हम सब की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लंडर हमसे हुआ, सबसे बड़ी भूल हुई, हमने जज्बात में आके, किसी के दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया, जिस वजह से ये हमें और हमारी पार्टी को नुकसान, अगर पार्टी का नुकसान है तो हम सबका नुकसान है। ये हम सबको नुकसान उठाना पड़ा। तो आज हम फिर वापस आए हैं। हम पार्टी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। श्री राहुल गांधी जी के, जनाब खड़गे साहब जो ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके मशकूर हैं। मैडम सोनिया जी के मशकूर हैं, जिन्होंने हमें फिर वापस शामिल होने की इजाजत दे दी। जहां तक जम्मू कश्मीर के 4 बार मंत्री रहे पीरजादा सईद साहब को सुनिए आप। 50 साल कांग्रेस में रहा हूं। 50 साल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा और 4 दफा मैं मिनिस्टर रहा। पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताई और मुझसे एक भूल हो गई कि मैं जज्बात में आ गया और 2 महीने के लिए, जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा दिया है कि ये लीव था, मैं उनका बहुत ही आभारी हूं और मैं माफी मांगता हूं कश्मीर के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और अपनी पार्टी को। और मैं तकरीबन ये 2 महीने मैंने नींद नहीं की है और ऐसा मुझे दबाव था, न सिर्फ लोगों का बल्कि अपने परिवार का भी, क्योंकि एक वालिहाना मोहब्बत है गांधी फैमिली का और जम्मू कश्मीर के लोगों का, और आज भी प्यार करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोग गांधी फैमिली को। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जयराम रमेश ने कुछ बातें कही हैं, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, सुनिए। काफ़ी लंबी बातचीत हुई, चर्चा हुई, सभी सदस्यों ने सुझाव दिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा।
तो इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए, उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो त्रिस्तरीय योजना है। 3 स्तर पर किया जाएगा। यात्राएं होंगी ब्लॉक और बूथ के स्तर पर, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी। तो ये त्रिस्तरीय योजना है, अभियान है। ब्लॉक या बूथ के स्तर पर जहां यात्राएं होंगी कार्यकर्ताओं द्वारा, जिले के स्तर पर जहां अधिवेशन होंगे अलग अलग जिलों में, और राज्य के स्तर पर 1 या 2 या 3 रैलियां होंगी। ये 26 जनवरी को शुरू किया जाएगा और 2 महीने लगेंगे इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पूरा करने में। और ख़ास तौर से महिलाएं, युवा और सभी समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ एक संदेशा दिया जाएगा। राहुल गांधी जी की ओर से जो भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियां हैं, उनके ओर से एक संदेशा दिया जाएगा ब्लॉक और बूथ के स्तर पर। कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद चुप नहीं बैठने वाली है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जिसका जिक्र जयराम रमेश अभी कर रहे थे कि एक लंबी बैठक हुई, मंथन हुआ कि भाई इस यात्रा के बाद क्या। तो अब उन्होंने एक नया कार्यक्रम दे दिया है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन इस यात्रा की शुरुआत होगी और 2 महीने तक ये यात्रा चलेगी। और इस यात्रा में बूथ स्तर पर यात्राएं होंगी, जिले स्तर पर अधिवेशन होंगे, प्रदेश स्तर पर रैलियां होंगी, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बड़े नेता मिलेंगे। ये एक अलग तरीके का कार्यक्रम बना दिया। तो ये भी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 तक कांग्रेस सड़क पर ही नजर आएगी। और इस सब चीजों के भी जो यात्रा इफेक्ट है उसको लेकर अब तरह तरह की यात्राएं नजर आने लगी हैं। और अमित शाह ने आज त्रिपुरा में 8 दिवसीय, गृह मंत्री हैं अमित शाह, और इस समय उन्होंने त्रिपुरा में दोबारा पार्टी की सरकार लाने के लिए उन्होंने आज हुंकार भर दी। कल उन्होंने राम मंदिर की तिथि बताई थी और कहा था कि राहुल बाबा नोट कर लें। इसके भी अपने एक मायने हैं कि भाई राहुल क्यों नोट कर लें, क्योंकि जनवरी 2024 में उन्होंने कहा राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, और उसके बाद वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब है कि 2 महीने बाद चुनाव है तो पहला दर्शन नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। और राम मंदिर के जरिए वो त्रिपुरा के लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप भी टिकट बुक करा लो। कल ये बयान बहुत चर्चा में रहा। और राहुल गांधी को क्यों कह रहे हैं नोट कर लो, इसका मतलब है कि ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर परोक्ष रूप से ये अमित शाह का एक तरीके से जवाब है राहुल गांधी को कि नोट कर लो। आप कहते थे ना कि तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी बता रहे हैं। और अब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा जनवरी में, ये भी हम तारीख बता रहे हैं, निर्माण तो हो रहा। ये बात अमित शाह ने कही थी और राहुल गांधी को कहा कि भाई वो नोट कर लें। ये रथ यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा है, ये एक तरीके से त्रिपुरा में शुरू, अमित शाह ने आज हरी झंडी दिखाकर 8 दिवसीय रथ यात्रा की शुरुआत की। राजस्थान में कोरोना के चलते यात्रा रोक दी गई थी, कर्नाटक में यात्रा चल रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश में जैसा मैंने बताया कि विकास यात्रा शिवराज सिंह चौहान अगले महीने शुरू करेंगे। और कांग्रेस की यात्राएं जो जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेकर नहीं गए, वहां के स्थानीय नेताओं और जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिहार में रथ यात्रा की, बांका जिले में। और बहुत सारे जो बड़े नेता उन लोगों ने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में यात्राएं हो रही, मध्य प्रदेश में जो एक तरीके से बहुत सारी यात्राएं हुई। तो 15 फरवरी तक शिवराज चौहान की यात्रा वहाँ शुरू होगी। मंत्री, विधायक, सांसद, प्रभारी सब शामिल होंगे और बहुत सारी ये चीज़ें होंगी। लोकार्पण, शिलान्यास भी किया जाएगा, जनता को बताया जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कितना काम वहाँ पर किया है। इसी तरीके से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी एक यात्रा लेकर बिहार में चल रहे हैं। वो परसेप्शन नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार वो अभियान जैसा चला रहे हैं उनकी सरकार के खिलाफ, और वो एक यात्रा लेकर चल रहे हैं। तो पूरे देश में इस समय यात्राओं का दौर है। लेकिन
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो ये है कि आज जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े बड़े नेता वापस कांग्रेस में आए, तो ये एक संकेत है, संदेश है, ये परसेप्शन कांग्रेस भी बनाने की कोशिश करेगी कि नहीं भारत भी जुड़ रहा है और पार्टी भी वापस से जुड़ रही है, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करेगी। मुझे लगता है इस परसेप्शन की तरफ ये पहला कदम जरूर इसे माना जाएगा। और नीतीश कुमार समाधान यात्रा लेकर बिहार में निकले हैं, क्योंकि वो जनता के द्वार समाधान लेकर पहुंचे कि भाई हर जिले जिले में वो जा रहे हैं और जो भी समस्याएं वो सीधे जनता के द्वार जाकर सुन रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि सरकार आपके द्वार। नीतीश कुमार को सुनिए। पटना में अभ्यर्थी से इन पर लाठीचार्ज हुआ है, तो ललन सिंह जी का बयान आया है कि ऐसा तो होते रहता है। बीएसएस जो अभ्यर्थी हैं, बीएसएससी के जो जी पटना में लाठीचार्ज कल हुआ है जी। असल देश यात्रा पर कब निकलेंगे? देश यात्रा पर कब निकलेंगे? हाथ यहाँ की सेवा कर रहे हैं तो जरा सब जगह सर सीटेट बीटेट वालों को मौका कब मिलेगा? वो सब हो जाएगा तो सही, कोई बुलाएगा तो जाएंगे। नीतीश कुमार से पत्रकार कह रहे हैं कि आप देश की यात्रा पर कब निकलेंगे, तो बड़े मुस्कुरा के वो कह रहे हैं, मन मन भावें मूड़ी हिलावें टाइप में वो कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ की सेवा करने दीजिए, बाकी फिर देखा जाएगा। पटना में बेरोजगारों पर जब लाठीचार्ज हुआ उसका सवाल पत्रकार कर रहे हैं, तो वो दाएं बाएं इधर उधर देख रहे हैं और कह रहे हैं भाई कहाँ लाठीचार्ज हुआ, क्या किसने कह दिया। नीतीश कुमार दरअसल अपने 18 सालों के मुख्यमंत्रित्व काल में हुए विकास और बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो निकले हैं जनता के बीच। और मुझे लगता है वो पहली बार, जब से सरकार में आए तब से वो पहली बार जिला जिला जा रहे हैं। एक यात्रा में समाधान यात्रा इसका नाम दिया गया है, और कामकाज का फीडबैक लेने जा रहे हैं। और इसको उनकी पार्टी जेडीयू में जान फूकने के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का भी अपना एक इस तरीके की यात्रा वो शुरू करने वाले थे, लेकिन उनके रोड शो के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वो यात्रा शुरू कर रहे थे। और चंद्रबाबू नायडू भी पहले आंध्र प्रदेश में भी यात्राओं का बड़ा चलन रहा है। YSR रेड्डी ने यात्रा की थी और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गए, तो कांग्रेस को भी 31 लोकसभा सीटें जीतकर उन्होंने दी थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की सभा में एक हादसा हो गया जिसमें 8 लोगों ने स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ हो गई, इसमें लोग दब गए, 8 लोगों को जान गंवानी पड़ी कुल मिलाकर। तो कुल मिला ये यात्रा फिलहाल स्थगित करनी पड़ी उनको। प्रियंका गांधी जो मैंने बताया कि ये जो हाथ जोड़ो हाथ थामो यात्रा जो है कांग्रेस की, इसको शुरुआत प्रियंका गांधी करेंगी। तो कुल मिलाकर इतनी सारी जो कथा काया, इतनी सारी भूमिका बताने का मतलब ये है कि यात्रा इफेक्ट है, कोई माने और चाहे न माने। और मैं बहुत लाग लपेट की बात करता नहीं, मैं बहुत दाएं बाएं की बातें करता नहीं। मंथन में मेहमानों का हमारे साथ पैनल जुड़ गया है और आज हमने बहुत ही अपने अपने क्षेत्रों के बड़े तपे तपाए सीनियर जर्नलिस्ट बुलाए हैं, आमंत्रित किया है और उन्होंने हमारा नामांतरण भी स्वीकार किया है। सीधे मेहमानों का परिचय कराते हैं। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत लंबा अनुभव रखने वाले बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद बिलाल साहब वक्त देने के लिए। और बहुत सारी बातें बिलाल साहब जब आते हैं तो फिर एक अलग एंगल से दर्शकों को समझाते हैं। बिहार की राजनीति और रग रग से वाकिफ ओम प्रकाश अस्क साहब, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका। अजीत चक साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कश्मीर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। संतोष हिंगड़कर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं और हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संतोष जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और हमारे सहयोगी मुजीब साहब जुड़ गए हैं कर्नाटक से। मुजीब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। बिलाल भाई, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तरह तरह की बातें पहले दिन से चल रही थी। अब जैसे जैसे यात्रा अपने अंजाम की तरफ पहुंच रही है, ये लोगों को एक बार मन में ये लग रहा था कि अब इसके बाद क्या राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे, क्या चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक कार्यक्रम आज जयराम रमेश ने बता दिया कि भाई 26 तारीख से 2 महीने फिर कांग्रेस सड़क पर रहेगी और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी भी जाएंगे, प्रियंका गांधी भी जाएंगे और ब्लॉक, बूथ, अधिवेशन,
रैलियां, सब कुछ बता दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि 2024 तक कांग्रेस सड़क पर रहेगी। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी विपक्ष कहाँ है, तो वो सड़क में ही रहेगा, दिन रात अब सड़क भी है। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम कश्मीर में हुआ। आज बहुत सारे नेता वापस आ गए कांग्रेस में, 17 बड़े नेता वापस आ गए। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ताराचंद, जो दलितों की रहनुमाई करते हैं, वो आ गए। पीरजादा साहब भी आ गए। बहुत सारे नेता 50-50, 40-40 साल से जिन लोगों ने कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की, और वो कह रहे हैं कि गलती हो गई मुझसे, और बाकायदे माफ़ी तराफी के साथ में आ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है ये भी कुछ दिनों बाद अगर 2-4 लोग और वापस आ गए तो ये लगेगा कि भाई राहुल गांधी को जो लोग कह रहे थे, नसीहत दे रहे थे कि राहुल गांधी जी आप पहले पार्टी जोड़ लीजिए, भारत जोड़िएगा, तो पार्टी भी वापस आती दिख रही, जुड़ती दिख रही। बिलाल साहब, हमारा जो सवाल है यात्रा इफेक्ट को लेकर, बहुत सारी यात्राओं की भूमिका भी हमने समझाई भी अपने दर्शकों को। देखिए दुर्गेंद्र जी, जिस पृष्ठभूमि में आपने सवाल किया काफी महत्वपूर्ण है। जो भारत जोड़ो यात्रा है वो यकीनन कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक राजनीति में एक बड़ा प्रयोग है। साथ ही साथ एक ऐसी घटना है जो इतिहास में भी लिखी जाएगी। इसके परिप्रेक्ष्य में भी जानने की जरूरत है कि कांग्रेस ने इस यात्रा को क्यों किया, और इसमें मेरे को कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि ये खुद राहुल गांधी के ही लफ्ज थे कि हमें राजनीति में इस तरह से आइसोलेट कर दिया गया कि हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था जनता के बीच जाने का। तो यहीं से इस यात्रा के प्रोस्पेक्ट को देखने की अगर हम कोशिश करें तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इस यात्रा का जो मुख्य केंद्र है और जो मुख्य पर्सनैलिटी है वो राहुल गांधी खुद हैं। और जिस तरह से उन्होंने इस यात्रा में एक मैसेज देने की कोशिश की, एक मोमेंटम डेवलप करने की कोशिश की, भारतीय राजनीति की परिस्थितियों को रेखांकित करने की कोशिश की और अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की, वो सबके सामने मौजूद है। दरअसल होता क्या है कि एक राजनीति में कहावत होती है, जब आप सत्ता में होते हैं तो आप जनता से दूर हो जाते हैं, और जब आप विपक्ष में होते हैं तो बैक टू बेसिक्स हो जाते हैं, यानी कि आप जनता के करीब होते हैं। तो राहुल गांधी ने उसी फंडामेंटल को भारतीय लोकतंत्र के अंदर ड्राइव करने की कोशिश की है कि जब उनके पास कोई खाना नहीं बचा तो उनके लिए यही बेहतर रास्ता था, यही एक बेहतर विकल्प था। और पिछले 8 साल की जो एक एंटी इनकम्बेंसी है देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और जिन परिस्थितियों से कांग्रेस पिछले 8 साल में जूझी, उन परिस्थितियों में राहुल गांधी पर किस तरह से सवाल खड़े किए गए, कांग्रेस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुई, कांग्रेस किस तरह से विखंडित हुई, कांग्रेस किस तरह से अपने आप को दोबारा क्राफ्ट कर सकती थी, ये सब इसी परिप्रेक्ष्य में यात्रा है। और इसके माध्यम से मैं एक बात तो बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से अपनी छवि को बदलने में 100% कामयाब रहे हैं। आज उनके साथ वो पर्यायवाची नहीं जोड़े जाते जो एक समय में उनके साथ जोड़े जाते थे। आज राहुल गांधी को गंभीर नेता के रूप में लिया जा रहा है, और इसकी तारीफ सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी, खासतौर से संघ भी इसको स्वीकार करने लगा है, जो ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इन परिस्थितियों के अंदर जो एक मोमेंटम पैदा किया है देश के अंदर, एक जमीन पर जो एक हरकत पैदा की है, जमीन पर जो एक तरंग पैदा की है, उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और उससे किस तरह से प्रेरणा ले हम सब लोग, उसी परिप्रेक्ष्य में ये क्षेत्रीय यात्राएं शुरू हुई हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान इस यात्रा को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को इस विकास यात्रा के माध्यम से काउंटर कर सकें, अपनी एंटी इनकम्बेंसी को, और जनता के बीच जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी उनके ऊपर एक दबाव है। ठीक बात है। और नीतीश बिहार के अंदर एक पुरानी कहावत है कि अगर आप पड़ोस के कमरे की आवाज नहीं सुन सकते तो अपने कान दीवार पे लगा दीजिए। तो नीतीश उस आवाज को जमीन पर जाके सुनना चाहते हैं कि आखिर जनता चाहती क्या है।
बिहार और एमपी से हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हम उनसे इस दोनों संदर्भों पर बहुत बारीकी से बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति को, वहाँ के नेताओं की रग-रग से वाकिफ़ हैं। संतोष जी, अब मामा यात्रा पर निकल पड़े हैं, विकास यात्रा पर फरवरी में जाएंगे वो, और यात्राएं पूरी करेंगे। उनकी यात्राएं शुरू होंगी, सारी चीज़ें हैं। अभी बिलाल साहब कह रहे थे कि वो जो काम किया है उन्होंने वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसे क्या देख सकते हैं हम इस चश्मे से कि राहुल गांधी की यात्रा से जो अन्य राजनीतिक दलों में दबाव बना है उसको लेकर क्या ये कहा जा सकता है? 2018 में भी आशीर्वाद यात्रा निकाली थी शिवराज जी ने, मामा जी ने हमारे मध्य प्रदेश से, लेकिन उसके नतीजे जो आए थे वो उतने यादगार नहीं बने, उतनी वजनदारी से नहीं बने। अब विकास यात्रा जो बना रहे हैं शिवराज जी फरवरी से, तो इसमें कितना सक्षमता मिलेगी इनको? बाकी यात्रा से सब, आप सरकार में जब रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, तो उस समय आपको अपने विकास कार्यों को हर तरफ से, हर तरीके से सामने लाना चाहिए। अब ये यात्रा जो निकालते हैं, आपकी कुछ कमियां रह गई थी, उसको आप पूरा करना चाह रहे हैं। वो कमियां क्यों रह गई है आपकी? अब ये जैसे नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, अब ये मध्य प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो अभी बात चल रही थी, अब इसमें सतना में ओबीसी के मंच पे ना अरुण यादव मौजूद थे और ना वहां के विंध्य के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल सिंह जी, राहुल भैया, वो भी वहां पे मौजूद नहीं थे। तो आप अपनी पार्टी से हाथ नहीं मिल पा रहा है आपका, तो आप जनता से कैसे हाथ से हाथ मिलाएंगे? ये थोड़ा सा विचारणीय है कांग्रेस के लिए। बाकी शिवराज सिंह जी की जो कार्यप्रणाली है, जो उनकी मौजूदगी रहती है, जो उनकी स्पीड रहती है काम करने की, वो जमीन से हर आदमी से जुड़ते हैं। बाकी जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था, तो दिग्विजय सिंह जी ने भी पंचायत राज, पंचायत ग्राम सेवा टाइप के कुछ कार्यक्रम करे थे, लेकिन उसके बाद भी उनको सत्ता में बाद में दिक्कत आई थी। उमा भारती जी की सत्ता आ गई थी। उसके पहले कांग्रेस ने युवा संकल्प यात्रा निकाली थी सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में। तो उस यात्रा से फिर भी युवाओं का बहुत जुड़ाव हुआ था एनएसयूआई से और युवक कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस की अभी जो नीति और रीति रही, वो बड़ी दुखदाई रही मध्य प्रदेश में। मतलब भरोसे की भैंस पानी में अगर जा रही है, तो वो मध्य प्रदेश में हम लोगों को एहसास हुआ इस चीज का। बाकी अगर देखा जाए तो इनको जमीनी स्तर पे कांग्रेस को अभी रैली निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बूथ वाइज जगह जगह पे इनको वहां जाके लोगों से मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इनको, उनकी जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, वो पहले अपने आप से हाथ मिलाएं, अपने मन मिलाएं। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई बूथ में, जिले में, राज्य में वो जाएंगे, बूथ स्तर पर लोगों से मिलेंगे, हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा लेकर आ रहे हैं, करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। कब जाएंगे साहब? 9 महीने बच्चे हैं, आज के दिन से अपन गिनते हैं तो 9 महीने बच्चे हैं। अब 9 महीने में आप कौन कौन से बूथ पे जाएंगे? आपकी टीम भी पूरी नेस्ताभूत हो गई। 14 महीने में आपने जो काम करा है, उसमें किसी भी कार्यकर्ता को ऐसी खुशी महसूस नहीं हुई कि भैया हमारी सरकार बन गई है। और ये जो टूटन हुई, ये जो बिखराव हुआ, ये थोड़ा सा महत्वाकांक्षा जो रहती है कि बस मैं हूं और मैं ही हूं, इस कारण अभी सपना संतोष जी इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी के नेता हैं या जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो विकास यात्रा फिर लेकर जाएंगे और उनकी बम जय जय है, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कांग्रेस की तो हालत खराब है वहां पे। नहीं, आप अब इसको दूसरे रूप में भी देखते हैं अपन। इनने पिछले 2018 में जो विकास यात्रा निकाली थी, उज्जैन महाकालेश्वर के दरबार से निकाली थी आशीर्वाद यात्रा, लेकिन उसके रिजल्ट उसने आनंदमयी महाकाल के आशीष से उतना हो नहीं पाया, उतने समीकरण बैठ नहीं पाए। तो सिर्फ यात्रा से ही कुछ नहीं होता साहब। और एक चीज और देख रहा हूं मैं, यात्रा में पब्लिक तो बेहिसाब आती है, पब्लिक की कमी नहीं है, लेकिन आप मंच पे कोई आपकी सेल्फी खींच रहा है तो उसके मोबाइल को झटका दे रहे हैं। तो आप लोगों से मेल मिलाप करने निकले हैं या आप किस तरह का क्या व्यवहार कर रहे हैं आप लोगों से? हाँ, ठीक बात आपके है। जो और आपके बिल्कुल गिनती के नेता हैं, एयरपोर्ट पे भी वही आते हैं, आपके रेस्ट हाउस में भी वही मिलते हैं, आपसे दिल्ली में भी वही मिलने आते हैं,
और रैली में भी वही साथ चल ये रहे हैं। तो दिक्कत बाकी है कार्यकर्ता- कांग्रेस की, संतोष जी ये दिक्कत तो है कि वो और ये मुझे लगता है जब नेता बड़ा हो जाता है तो फिर उसको एक कोटरी एक घेरती है। खैर ये अपनी एक अलग तरीके का परसेप्शन है और अलग तरीके की समस्या है कार्यकर्ताओं के लिए। अजीत चक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर मामले के बहुत अच्छे जानकार हैं। अजीत जी, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नेता कांग्रेस के वापस आ गए, वहाँ 15 दिन में यात्रा पहुँचेगी राहुल गांधी की। एक जो आपने सुना कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, अन्य पार्टियों के नेता यात्राओं पर निकल पड़े हैं। हो सकता है पहले भी निकलते, लेकिन चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रही है तो इस चश्मे से देखा जाना लाजमी है। आप क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस जैसे कश्मीर में वापस आए नेता, क्या आपको लग रहा है कि पार्टी भी जुड़ेगी? अनम्यूट करिए अजीत जी। आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए आप। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि गुलाम नबी आजाद वापस आ गए हैं कांग्रेस में। कांग्रेस को तो जरूर इससे कुछ ताकत मिलेगी, नहीं, क्योंकि गुलाम नबी नहीं आए, ताराचंद आए। गुलाम नबी तो आज उन्होंने एक दावा कर दिया कि बहुत सारे लोग बनिहाल में उनकी पार्टी में आ गए हैं कांग्रेस छोड़कर। गुलाम नबी नहीं आए, ताराचंद आए, पूर्व डिप्टी सीएम। चलना है। तो फिलहाल ऐसा है कि देखो, अच्छी बात है कि बड़े नेता वापस आ रहे हैं, मगर एक बात ये समझ लीजिए कि बड़े नेता के साथ जो छोटा कार्यकर्ता है और जो वोटर है वो भी वापस आना चाहिए, तब बात बनती है। दूसरी चीज ये है कि ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एज एन आफ्टर थॉट कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब कश्मीर में भी चलो यात्रा ले चलते हैं, क्योंकि कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो लेट अस गो टू कश्मीर ऑल्सो। आपको याद होगा कि इसी जनवरी में 1990 में एक बहुत बड़ी यात्रा निकली थी कश्मीर से बाहर, करीब 5 लाख आदमी कश्मीर छोड़ के गए थे जी। और आज तक उसका सलूशन नहीं निकल पाया है। और अगर सलूशन जल्दी नहीं निकाला गया तो लोग कहेंगे कि कश्मीरी पंडित जो है वो अटलांटिस से आए थे और अटलांटिस डूब गया, अब उनका कोई घर नहीं। एंड में ये होगा। क्या कांग्रेस ने कभी कोई प्लान या कोई एक्शन प्लान अनवेल किया है कश्मीरी पंडित? हाँ, बोलिए अजीत जी। हाँ, क्या कांग्रेस का कोई एक्शन प्लान है कश्मीरी पंडितों के रीसेटलमेंट के लिए, या कांग्रेस केवल केटर करेगी उन एलिमेंट्स को जो वहां बैठे हुए हैं पिछले 30 साल से और कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं जाने दे रहे हैं? आज की क्या स्थिति है इंटरनल कश्मीर की, इस पे कांग्रेस का नेता कोई टिप्पणी कर रहा है? नहीं कर रहा है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, ये कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी थी। देखिए, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में कांग्रेस की छवि इतनी खराब हो गई कि कांग्रेस के पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था यात्रा निकालने के अलावा अपनी छवि फिर से रिस्टोर करना मासेस में। यात्रा निकालने से इतना फायदा जरूर हुआ है कि उतनी कुछ हद तक उनकी छवि ठीक हुई है, मगर वो कहाँ तक ठीक होगी, उसको किस कंक्लूजन पे मामला पहुंचेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखिए एंड में वोटर डिसाइड करेगा, हम और आप नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि कोई यात्रा से सरकार बन जाएगी कहीं, बिल्कुल गलत। मैं कतई इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। भीड़ बहुत आती है लेकिन वोट नहीं कन्वर्ट होते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो फोन लगा के- अजीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मगर यात्रा भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहा है पिछले 30-40 साल से, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे आरएसएस रही हो, चाहे अडवाणी जी ने यात्रा निकाली हो, चाहे किसी भी पार्टी ने पदयात्रा की हो, चाहे गांधी जी ने डंडी मार्च किया। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इंडियन पार्टीज का और हिंदुस्तानी पार्टीज का, मासेस को अपने साथ जोड़ने के लिए, और एक प्रयास है। मतलब वो कितना सक्सेसफुल होता है ये तो नहीं, और आज इतिहास उठाकर देख ले तो मुझे लगता है 90% यात्राओं का इफेक्ट पड़ा है भारतीय राजनीति में। 10% में नहीं कह सकता दावे से, लेकिन 90% यात्राओं ने राजनीतिक माहौल को बदला है। बदला जरूर है, मगर किस हद तक बदल पाएंगे ये देखना है। ठीक बात है, ठीक बात। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम प्रकाश जी,
नीतीश कुमार को समाधान यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या इसको किसी यात्रा के चश्मे से देखा जा सकता है, भारत जोड़ो यात्रा से या कहीं से, या उसको, चूंकि नीतीश कुमार विपक्ष में है, वहां बिहार में भले सत्ता है उनकी, लेकिन वो ओवरऑल देश में विपक्ष के बड़े चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार उनको कहा गया कि वो चेहरा भी हो सकते हैं। उनकी समाधान यात्रा को आप किस तरह देख रहे हैं? नीतीश जी की यह पहली यात्रा नहीं है, बल्कि सच कहें तो 17 सालों में ये उनकी 18वीं यात्रा है। वो अक्सर यात्राओं पर निकलते हैं और एक दो यात्राओं को छोड़ दें तो बाकी की उनकी यात्राओं का कोई मतलब नहीं रह गया, उसका कोई परिणाम नहीं आया। बल्कि पहली यात्रा जो उनकी न्याय यात्रा 205 में निकली थी, वह उस मकसद से निकली थी जब उनको कुर्सी मिलने से आरजेडी के लोगों ने बेदखल कर दिया था और 2005 का वो शुरुआती दौर था। अक्टूबर में उन्होंने न्याय यात्रा निकाली और अंततः वो कुर्सी पर काबिज हो गए। तो पहली यात्रा उनकी सफल है। उसके बाद वो लगातार यात्राएं करते रहे। इस बार की जो उनकी यात्रा है, इस यात्रा का नाम ही और जो काम है दोनों में कोई मेल नहीं खाता। दरअसल यात्रा लोग करते हैं और समाधान यात्रा जो नाम दिया उन्होंने, उसमें पब्लिक का जुड़ाव तो कहीं है ही नहीं। वो बिल्कुल एक समीक्षा यात्रा के तौर पर इसको देखना चाहिए। वो जाते हैं, अफसरों के साथ मीटिंग करते हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करते हैं और फिर कुछ स्पॉट देखते हैं जो अधिकारी पहले से चिन्हित करके रखे हुए हैं। उनकी यात्रा को लेकर जो विवाद इसीलिए शुरू हुआ कि उनकी ही पार्टी के पार्टी नहीं बल्कि उनके महागठबंधन फोल्डर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कह दिया कि नीतीश जी आपको असलियत जाना हो तो देश बदल के ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए। आप जाएंगे, आपके साथ जो अफसर हैं वो करप्ट हैं और वही दिखाएंगे जो उनको अच्छा लगेगा, जो आपको भी अच्छा लगेगा। ओम प्रकाश जी, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री कहीं यात्रा करते हैं, मुख्यमंत्री कहीं यात्रा करते हैं, अफसर उतना ही दिखाते हैं जितना उनको दिखाना पूरे देश में है। बिल्कुल, मैं वो नहीं कह रहा हूं। जो समाधान यात्रा नाम रखा उन्होंने, इसमें समस्याओं का समाधान जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। दूसरा कि शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के बड़े नेता हैं और लालू के जमाने के नेता हैं, उन्होंने भी सलाह दे डाली कि आप इस यात्रा को रोक दीजिए। और जो चीजें छन छन के आ रही हैं वहां, अभी आपकी क्लिपिंग में देख रहा था, उस क्लिपिंग में जो नीतीश जी की बातचीत दिखाई गई। अब ये बताइए कि जो आदमी बिहार की चिंता करके बिहार की यात्रा पर निकल रहा हो, जिसको देश की चिंता है और देश में विपक्ष को एकजुट करने के लिए यात्रा की योजना बना रहा हो, उसको बिहार में क्या हो रहा है यही जानकारी नहीं। अफसर उनके साथ हैं, वो कह रहे हैं दाएं बाएं वो इधर उधर बगले झांकने लगे। शुद्ध भाषा में कहिए, बगले झांकने लगे। अच्छा, लाठीचार्ज हुआ कहाँ? अच्छा बताओ कहाँ हुआ? क्या बगले झांकना कहते हैं इसको? अब ऐसा कहीं आज तक मैंने या यूं कहें कि जानकर अनजान बनना, ये भी कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो मैं नहीं मानता हूँ जान के अनजान वो बने। लेकिन ये अगर ऐसा भी किया होगा तो ये सीधे सीधे वो अपनी नाकामी एक तरह से जाहिर कर रहे थे कि उनके ब्यूरोक्रेट्स कैसे हैं कि उनको जहां यात्रा पर हैं या कहीं भी हों, उनके बेडरूम में भी वो सूचना पहुंचा दी जाती है जो इमरजेंसी सूचना होती है। तो ऐसी सूचना उस भेजी है। तो उनकी इस यात्रा का कोई हमको मतलब नहीं समझ में आता। वो यात्रा पर निकले और इधर उनकी छीछा लेकर उनके ही फोल्डर के लोग, उनके फोल्डर मतलब महागठबंधन के में शामिल होकर जिसके वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनके ही लोग, एक सुधाकर सिंह जो उनकी खिंचाई कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे में नोटिस भी लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, उनकी यात्रा का भय ये है कि आज की जो सूचना मिल रही है, विपक्ष तो ऐसे भी बोलते रहता है, उसको मौका चाहिए आलोचना का, लेकिन सूचना ये मिल रही है कि जिन जिलों में वो जा रहे हैं वहां टीईटी पास, मैंने जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे बवाल ना हो जाए इस पर रोक लगाई जा रही है। उनको घरों में रोका जा रहा है, उनको बंद करने की धमकी दी जा रही है। बीएसएससी के लड़कों पर जो लाठीचार्ज हुआ, जिस पर नीतीश जी भी बोल रहे थे कि उनको पता ही नहीं है, वो उनके पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं ललन सिंह की ऐसा होते रहता है और मुख्यमंत्री को ही पता नहीं। तो ले दे के इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। वो एक समीक्षा यात्रा है, सामान्य समीक्षा यात्रा है कि ये टास्क था, ये काम होना था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
उसमें पब्लिक का फीडबैक नहीं है, इसलिए इस यात्रा का लोगों से जुड़ाव तो नहीं कहेंगे और इसका कोई फायदा मिलने वाला है। हाँ, वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए इस यात्रा का लाभ देख लें कि हमने जो टास्क दिया था वो हुआ कि नहीं। जी ठीक बात है, ठीक बात है। ओम प्रकाश जी ने बहुत निर्छिर विवेकी तरीके से कह दिया कि भाई वास्तव में यात्राओं के पास उसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी वहां बनकर उभर रही है। 100 से 110 सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं, जो अब तक के आज के हालात हैं। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी और जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी वहां बनने जा रही है। लेकिन बीजेपी और जेडीएस का जो वोट शेयर है उसमें 1 या 2% का अंतर है, बहुत अंतर नहीं है। ये एक तस्वीर भी दिखाई जा रही। अब ये एक परसेप्शन है, परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है या ये कोई चुनावी खेल है। हमारे साथ बंगलौर से हमारे सहयोगी मुजीबुर रहमान जुड़े हुए हैं। मुजीबुर रहमान, वहाँ बहुत सारी यात्राएं बीजेपी भी करती रही और अभी भी कर रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पहुँची थी कर्नाटक में, और जेडीएस भी अपने तरीके से जोर लगा रहा है, यात्रा वहाँ हो रही है। एक तरीके से पोल ट्रैकर टाइप का एक मसला आजकल चर्चा में है कि वहाँ बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो चुनावी सर्वे करने वाले लोग कर्नाटक के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि विधानसभा तो त्रिशंक होगी, लेकिन कांग्रेस, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरेगी। क्या राहुल गांधी की यात्रा का कोई इफेक्ट कर्नाटक में दिख रहा है आपको जमीन पर? जी सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो राहुल गांधी का जो पदयात्रा था बहुत इफेक्ट बताया गया है यहाँ पर, और लोगों ने उनको बहुत दिलो जान से चाहा है और उनका इस्तेमाल भी किया गया है। तो राहुल गांधी जी का तो ये बताना मुश्किल है कि राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी एक 60-70% आने की उम्मीद है। तो एच.डी. कुमारस्वामी जेडीएस के जो हैं वो पंच यात्रा निकाले हुए हैं, वो भी बड़े जोरों शोर से चल रहा है। तो उनका भी ये कहना है कि 60-70% हम जीत कर आएंगे। तो कांग्रेस को देख चुकी है पहले ही कि कांग्रेस के क्या हालात जो पिछले मौके पर उन्होंने दिया था, तो बीजेपी के साथ जो जुड़ के जो किया तो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस वजह से ये बताना मुश्किल है कि यहाँ पर कर्नाटक के अंदर या कांग्रेस आएगी या जेडीएस आएगी, तो बताना बहुत मुश्किल है सर। जी सर। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं मुजीबुर रहमान कि वहाँ ठीक है जेडीएस यात्रा निकाल रही, राहुल गांधी की यात्रा गई, बीजेपी के क्या हाल है? इन यात्राओं को लेकर बीजेपी कैसे रिएक्ट कर रही, कैसे वहाँ काम कर रही? क्योंकि वो भी एक यात्रा निकाल रही थी वहाँ, या फिर केवल जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है, हिंदुत्व, बुलडोजर, हिंदू मुस्लिम, यही है केवल? नहीं, वो भी यात्रा निकालने के चक्कर में है बेंगलुरु में। वो देखना चाहते हैं कि यात्रा कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक, क्या यात्रा में कहाँ तक ये आएगा। तो अभी वो नंदिनी का मसला निकाल रहे हैं। नंदिनी का जो बेंगलोर कर्नाटक के अंदर दूध का मसला आ रहा है, उसमें तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ लोग, किसान लोग जो दूध नंदिनी को सप्लाई कर रहे हैं, उसको अमूल के साथ जोड़ना चाहते हैं। नहीं, ये समझाइए जरा दर्शकों को, ये क्या मसला है? ये जो जिस थोड़ा सा डिटेल समझाइए कि क्या बीजेपी का नंदी वाला क्या कार्यक्रम है, ये बताइए जरा, क्योंकि यहाँ तक दक्षिण के राज्यों की खबरें दिल्ली तक और लखनऊ तक कम ही आ पाती हैं। बताइए क्या मसला है, नंदी वाला क्या मसला बता रहे हैं? तो किसानों को डाइवर्ट करना चाहती है, किसानों को इससे डाइवर्ट करना चाहती है कि वो नंदिनी के अमूल से जुड़ जाएं ताकि किसान को फायदा पहुंच सके। तो एच.डी. कुमारस्वामी और सीएम इब्राहिम कर्नाटका के प्रेसिडेंट है, जो उनका बताना यह है कि ये वोट डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कुछ प्लान बना रही है बीजेपी। अच्छा, ठीक है। बिलाल साहब, मुजीबुर रहमान बता रहे हैं कि भाई वहाँ कुमारस्वामी भी यात्रा कर रहे हैं, पंच यात्रा, और बीजेपी भी यात्रा करने वाली थी, तैयारी थी, लेकिन वो शायद अभी यात्रा थोड़ा बहुत कुछ इलाकों में निकली कर्नाटक के, उसके बाद वो उस तरीके से फ्लो नहीं पकड़ पाई। अब ये नंदी योजना की बात कर रहे हैं, अमूल से कुछ टाई अप करके किसानों को लाभ पहुंचाने। तो किसानों को लाभ पहुंचाना तो अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई कुमारस्वामी और सीएम इब्राहिम जो जेडीएस के दोनों बड़े नेता हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये सब
किसानों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है भाई, जिसके पास शक्ति होगी, ताकत होगी, सुविधा होगी, वो जाहिर सी बात डाइवर्ट करेगा, वो करना चाहिए। जो नहीं कर रहा वो बैठा रहे। लेकिन कर्नाटक की स्थिति को लेकर आपके पास भी, आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारी सर्वे और प्री पोल और ट्रैकर वैकर पहुंचा होगा बिलाल साहब। हाँ, देखिए कर्नाटक की में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह के जो वहां से फीडबैक मिल रहे हैं, यकीनन राहुल गांधी की यात्रा ने वहां पर भी एक मोमेंटम डेवलप किया है। और वहां कांग्रेस का जो एक रिवाइवल प्लान है, उसको भी एक तरह से इस यात्रा के माध्यम से एक शक्ति मिली है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो एग्जैक्टली अब फिलहाल एकदम नहीं कहा जा सकता। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि कांग्रेस के पक्ष में एक लोगों के अंदर एक आकर्षण पैदा हुआ है और उसको एक पॉजिटिव फॉर्म में देख रहे हैं। लेकिन इन से सभी सिचुएशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह भी आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। कर्नाटक के साउथ के अंदर जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि प्रज्ञा ठाकुर का इस्तेमाल किया जा रहा है साउथ के राज्यों के अंदर, और किस तरह से एक पॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, इस चीज को हमें जहन में रखना पड़ेगा। और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो साम दाम दंड भेद रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन उनके यहाँ बहुत स्ट्रांग है, संघ का उनके पास फीडबैक रहता है, और प्लस जिस तरह से फायरी पॉलिटिक्स करते हैं, मोदी का नेतृत्व प्राप्त है। इन सभी सिचुएशंस को हमें अभी और गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन अभी सब चीजें मॉडलिंग फॉर्म में है। एक तस्वीर बन रही है। आने वाले 11 राज्यों के चुनाव हैं इस साल, वो किस तरह से प्ले आउट होते हैं, कांग्रेस उसका किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और कर्नाटक के अंदर अगर कांग्रेस मान लीजिए जीतने में सक्षम रहती है, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस रिसोर्सफुल हो जाएगी, अब संसाधनों से मजबूत हो जाएगी, और एक संभावना तलाशी जा सकती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से कम पंजा तो लड़ा सकती है। गिराना या न गिराना वो एक अलग बात। संतोष हिंगड़कर जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। संतोष जी, अब चूंकि बिलाल साहब ने जिक्र कर दिया कि भाई मध्य प्रदेश जीत पाएगी, कर्नाटक जीत पाएगी, कर्नाटक की स्थिति मुजीब ने बताई। संतोष जी, कांग्रेस को आप मध्य प्रदेश में कहाँ पा रहे हैं? बिल्कुल फिसड्डी, कहीं कुछ पंजा लड़ाने की स्थिति में भी है, या पहले सरेंडर करे हुए? ये फाइनल कमेंट होगा मेरे इस कार्यक्रम का आपका। अनम्यूट करिए संतोष जी। आवाज नहीं आ रही संतोष जी, अनम्यूट करिए। जी जी जी, आ रही सर आवाज? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, कांग्रेस को सबसे पहले या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करने के पहले अपने जो अग्रिम पंक्ति वाले हैं उनको पहले आपस में बैठ के मंथन करना पड़ेगा। और कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश बहुत तकलीफदेह है और बहुत संघर्ष वाली राह रहेगी, ये तय है, अगर हकीकत जानना चाह रहे हैं आप। नहीं, हकीकती दर्शक, मैं कोई लाग लपेट की बात करता ही नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। और उपचुनाव जो हुए थे अभी सिंधिया जी के साथ जो आए थे 29 लोग जो आए थे, जो 3-3.5 हजार वोटों से जीतते थे, वो बीजेपी में आने के बाद 64,000 वोटों से जीत रहा है, कोई 32,000 वोटों से जीत रहा है। तो इतना जीत का आंकड़ा जो आया है, नहीं, ये तो खूबी है बीजेपी में कि बिल्कुल जैसे कभी जहीर अब्बास को कहा जाता था रन बनाने की मशीन, बीजेपी वोट बनाने की मशीन तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बिलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुजीब, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अजीत चक साहब का, और बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश अस्क जी का। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।